गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ, पीडीएफ नंबर 17 पे। और आज का जो टॉपिक है आप लोग इसको देखिए, ऑर्गेनिक द मेथड एंड मटेरियल्स यूज्ड आर सिमिलरेटेंट एंड फॉलोअर्स। ठीक है, जैविक विधियों और सामग्रियों का उपयोग निम्नानुसार संक्षेप में किया जाता है। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं उनका यूजेस हम किस तरीके से और किन प्रकार से करते हैं, और ये हमारे सॉइल के लिए क्या मतलब इनके एडवांटेज हैं। आज हम इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। आप लोग देखिए, जैसा कि फर्स्ट है आपका पुनर्निर्माणीकरण और खाद फसल कचरे और पशु खाद। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि खाद फसल यानी कि मैन्योर क्रॉप्स जो होती है, जो फसलों से निकले हुए अवशेष होते हैं, जो इसका फसलों से निकले हुए अवशेष, रॉ मटेरियल, एनिमल्स फीड जो निकलते हैं, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। और आपका सेकंड है सही समय पर सही मिट्टी की खेती। देखिए जो जैविक खेती का प्रयोग, इसका ये जो जैविक खेती का प्रयोग किया जाता है उसका देखिए मुख्य पर्पज यही होता है कि सही समय पर, यानी कि कोई भी हम जैविक सिस्टम अपना रहे हैं उसका एक टाइम क्या होता है या एक समय क्या होता है निर्धारित होता है। और मिट्टी की खेती यानी कि मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, हमको उसी तरीके से मिट्टी पे उसी का यूजेस करना चाहिए। तो हो गया आपका सही समय पर सही मिट्टी की खेती, यानी कि हम टाइम को भी अकॉर्डिंग हमको चलना है, मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति को देखना है। फिर है आपका फसल का चक्रीकरण। देखिए जैविक सिस्टम अपनाने से पहले मुख्य पर्पस ये होता है कि क्रॉप्स का जो हमारा एक रेशियो होता है चक्रीकरण, ठीक है, वो एक चक्रीकरण हमारा सिस्टम क्या होता है, एक निम्नवत एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। यानी खरीफ, रबी, जायज, ठीक है, जो भी इसका क्रम मौसम के अकॉर्डिंग हम फसलों का जो चक्र चलाते आ रहे हैं, या कोई भी किसान जैसे धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान की फसल, या धान के बाद गन्ने की फसल, गन्ने के बाद पल्स ले रहा है, या कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ले रहा है। इस तरीके की जो भी सिस्टमेटिक्स मतलब जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है उनका एक क्या होना चाहिए, चक्रीकरण, एक निम्न निर्धारित चक्रीकरण होना चाहिए और समय के ही अकॉर्डिंग उनको उसकी खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हरी खाद, ग्रीन मैन्योर एंड पॉट्स, यानी उनकी फलियां, हरी खाद और उनकी फलियां। देखिए जैसा कि बताया गया कि हमारी बहुत सारी ऐसे मतलब फसलें हैं जो ग्रीन मैन्योर में आती हैं, जैसे काउपी है, लोबिया की फसल में क्या है, हम उसको हरी खाद के यूजेस में भी लेते हैं। उसकी जो पॉट्स होती हैं, फलियां होती हैं, उसका भी यूज हम वेजिटेबल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखिए हरी खाद और फलियां, देखिए जो हरी खाद होती है ये ग्रीन मैन्योर के लिए भी बहुत अच्छी, मतलब जैविक खेती करने से पहले या कोई भी खेती करने से पहले अगर हम हरी खाद की लेते हैं या उनकी फलियों का यूजेस करते हैं तो इसके लिए भी क्या है, सॉइल के जो हमारे नेचुरल मतलब प्राकृतिक तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो एक मेंटेनिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाइए आप लोग, मिट्टी की सतह पर झुकाव, कीटों, बीमारियों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए जो हमारी सॉइल की ले होती है उसके ऊपर क्या है, जो हमारी देखिए सॉइल की ले पर बहुत सारे इंसेक्ट, डिजीज और वीड्स, बहुत उनका मतलब हर तरीके का इनका इफेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि मिट्टी की सतह पर झुकाव, कीटों, बीमारियों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए जो भी हम जैविक तरीका अपना रहे हैं या नॉन जैविक सिस्टमेटिक सिस्टम को अपना रहे हैं उसमें क्या है कि जो इंसेक्ट और डिजीज और वीड का अधिक यूजेस होता है या अधिक प्रयोग, मतलब इनका आक्रमण होता है, तो इसको नियंत्रण करना हमको एक कॉमन बात है, इसको हमको नियंत्रण करना ही स्वाभाविक होता है। अगर हम इसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम फसल को नहीं ले पाएंगे। और अगला टॉपिक है आपको सावधानी पूर्वक योजना और फसल पसंद। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि सावधानी पूर्वक, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी फार्मर या कोई भी किसान एक अपना सिस्टमेटिक तरीके से अपना औद्योगिक धंधा या अपना क्रॉप्स का रेट अपना रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें क्या है बहुत सारी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए।
सावधानियों का मतलब ये हो गया कि अगर हम गर्मी में मतलब फसल लेना चाहते तो फसल लेने से पहले हम गर्मी की जुताई कर देना चाहिए। इससे क्या है कि हमको जो नेक्स्ट फसल ले रहे हैं उसमें भी खरपतवारों का अधिक प्रकोप नहीं हो पाएगा। अगर जिस फसल में अधिक इंसेक्ट लग रहा है तो हमको क्रॉप फसल की वैरायटी को बदल देना चाहिए। और मान लीजिए कोई नेक्स्ट फसल में इसमें अधिक डिजीजेस का उपयोग हो रहा है तो हमको उसको भी बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सावधानी पूर्वक योजना है, एक योजना को सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बनाना है और फसल पसंद और एक जो फसल अपने चॉइसिंग अकॉर्डिंग कि चाहे जिसमें जैसे मान लीजिए खरीफ रबी जायद 3 प्रकार के जो हमारे मौसम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। इसमें क्या हमको इस तरीके की फसल को पसंद करना चाहिए जो हमारे क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग चलती हो, ठीक है ना। फिर आ जाइए नंबर 1 उस पर प्रतिरोधी फसलों का उपयोग। देखिए अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से मौसम के अकॉर्डिंग फसलों का उपयोग करेंगे तो उसमें प्रतिरोधी क्षमता यानी कि वो अपने से लड़ने की क्षमता रखेंगे। इंसेक्ट डिजीज और क्लाइमेट इन पे क्या है, इन पे अधिक इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। इसे सपोर्टेड यहाँ पे मानते हैं कि कोई भी ह्यूमन से शरीर जैसे हमारा कोई मालिक शरीर होता है मानव का, अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रतिरोधी क्षमता हमारे अंदर जो होती है, गर्मी में गर्मी की सहन करने की क्षमता, ठंडी में ठंड की सहन करने की क्षमता, इस तरीके से प्लांटों में भी होती है, पौधों में भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हम फसल ले रहे हैं तो प्रतिरोधी फसलों का उपयोग यानी कि अगर गर्मी में है तो हमको गर्मी की फसल लेना चाहिए। जैसे गर्मी में जो भी फसलें बुआई की जाती हैं, गेहूं है और अपना गन्ना है, और बारिश में है बारिश के मौसम में, तो ये है इसका प्रतिरोधी क्षमता जो मतलब फसल का प्रतिरोधी। और सेकंड फिर आ जाइए अगला टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है अच्छी खेती का अभ्यास। देखिए ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम्स वही फॉलो कर सकता है जो किसान इससे पहले कर चुका है और उसको बहुत सारी जानकारियां हैं, उसमें उसको कितना एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये सारी उसको प्रक्रियाएं पता होनी चाहिए। वही किसान इसमें अधिक सक्सेसफुल है। तो देखिए ये दिया हुआ है अच्छी खेती का अभ्यास। देखिए कोई भी किसान है अगर जैविक खेती का उपयोग कर रहा है तो उसको अभ्यास अच्छी तरीके से उसको मालूम होना चाहिए। फिर का है फसल का चक्रीकरण। फसल एक मतलब एक चक्र के अकॉर्डिंग मान लीजिए रबी खरीफ जायद में जो भी आप ऑयल सीड या पल्स या कॉमर्शियल, ठीक है, जो भी फसल ले रहे हो एक मतलब एक चक्रीकरण के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। कीट खाने वाले उपयोगी शिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए जो इंसेक्ट को मतलब खाने वाले जो हमारे जैसे बहुत सारे इंसेक्ट को खाने वाले जैसे हमारे मान लीजिए बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, जो मतलब इसको फसल को नुकसान ना पहुंचाएं और इंसेक्ट को भी वहां से हटा दें इस तरीके से। फिर आया आपका टॉपिक आनुवांशिक विविधता में वृद्धि। आनुवांशिक जिसमें मान लीजिए कि कोई भी जेनेटिकल सिस्टम भी हमको बदल देना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई भी गेहूं की फसल बुआई की है और उसकी एक बार एक ही वैरायटी की बुआई कर रहे हो तो उस पे भी क्या है उनकी जेनेटिकल मतलब एक जनरेटेड अच्छा नहीं हो पाता है तो हमको उसको क्या है उसकी वैरायटी को बदल देना चाहिए या उसमें मतलब किस तरीके की आनुवांशिक परिवर्तन है तरीके को वो कर देना चाहिए। फिर अपना आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल इंसेक्टों का उपयोग करना कार्बनिक खेती में शामिल है। देखिए प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना कार्बनिक खेती में ये भी शामिल। देखिए जो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड का जो उपयोग किया जा रहा है आज की डेट में अधिक मतलब इसमें शामिल कर लिया गया है और हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम में भी इसको यूजेस किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम आप कोई भी किसान ऑर्गेनिक सिस्टमेटिक तरीके से खेती कर रहा है उस पर अगर इंसेक्ट का प्रकोप हो रहा है तो उसमें क्या है वो कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकता है, मगर वो रासायनिक केमिकलों के अकॉर्डिंग वो मतलब ज्यादा जहरीली ना हो और मतलब जैविक तरीके की ही सिस्टमेटिक तरीकों को वो उनको कंट्रोल कर सकता है। जल संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग। जो भी हमारे मतलब वाटर कंजर्वेशन सिस्टमेटिक होते हैं, जल संसाधन होते हैं, उनका यूजेस क्या होना चाहिए एक सावधानी पूर्वक, ठीक है कि मतलब कोई भी फसल या वेजिटेबल हो, पल्स हो, ऑयल हो, कमर्शियल हो, उसमें हमको वाटर के अकॉर्डिंग ही उसमें मतलब जितने भी जल संसाधन है उनको अपनाना चाहिए। और लास्ट आपका है अच्छा पशुपालन। देखिए जैविक खेती में पशुपालन का भी काफी योगदान रहता है। तो एक पशुपालन
जो हम अपना रहे हैं, डेयरी पालन कर रहे हैं या जो भी हम उसमें एनिमल पाल रहे हैं, उनको क्या है एक अच्छी तरीके से क्लीनिंग अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो हमारे उसको मतलब ऑर्गेनिक सिस्टमेटिक को बरकरार कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आप लोग देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन कर दिया है। और नेक्स्ट के आपका टॉपिक है नेचुरल पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, यानी कि प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण, यानी कि नेचुरल तरीके से किस तरीके से मतलब प्राकृतिक में कीट और डिजीज का मतलब कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें देखिए कीट और बीमारियों का प्राकृतिक हिस्सा है। देखिए तो वो देखिए जो इंसेक्ट होते हैं और डिजीज होते हैं ये एक नेचुरल का हिस्सा है। आदर्श प्रणाली में एक प्राकृतिक शिकारियों और कीटों के बीच संतुलन है, यानी कि इनका नेचुरल और आदर्श प्रणाली में इनका काफी मतलब एक दूसरे का बीच का संतुलन बना हुआ है। अगर सिस्टम असंतुलित है तो एक आबादी अप्रभावी हो सकती है। यानी कि देखिए प्राकृतिक में क्या है कि अगर सिस्टम असंतुलित मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अधिक मान लीजिए पर्यावरण हमारा दूषित है, उसमें क्या है कि अधिक डिजीज का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे इंसेक्ट भी नहीं टिक पाएगा। ठीक, या मतलब अधिक इंसेक्ट का यूज हो रहा है या अधिक इंसेक्ट का प्रकोप हो रहा है तो वहां पे कम डिजीजेस के चांसेस रहते हैं। ठीक, ये क्या है मतलब एक दूसरे से असंतुलित तरीके से प्रभावित होते रहते हैं, और क्योंकि इसे दूसरे द्वारा शिकार नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि ये नहीं है कि अगर हम अधिक इंसेक्ट का प्रकोप हो गया तो वहां पे मतलब डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, या अधिक डिजीज का प्रयोग हो वहां पर हम किसी इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के शिकार वहां पे मतलब या इस तरीके के सिस्टमेटिक को वहां पे अधिक नहीं अपनाया जाता। और क्या है कि नेचुरल नियंत्रण यानी प्राकृतिक नियंत्रण का उद्देश्य कीट के बीच प्राकृतिक संतुलन बहाल करना होता है। देखिए जो नेचुरल सिस्टमेटिक का सिस्टम होता है उसमें क्या है कि जो इनका उद्देश्य पर्पज ये होता है कि कोई भी इंसेक्ट जो भी इंसेक्ट का प्रकोप होता है वो भी एक नेचुरल तरीके से, जैसे अगर बारिश अधिक हो रही है तो बारिश वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका प्रकोप हो रहा है, गर्मी अधिक हो रही है तो गर्मी अधिक सहन करने वाले इंसेक्ट का प्रकोप अधिक होता है। ये एक सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का और या डिजीज का वो एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि अधिक गर्मी पड़ती है तो अधिक गर्मी में पड़ने लगने वाले रोग, मतलब कम ठंडी हो रही है या अधिक ठंडी पड़ने वाले तो अधिक ठंडी, ये एक मतलब एक क्रॉप रोटेट का सिस्टमेटिक ये होता है, ये चलता रहता है। शिकारी और कीटों और बीमारियों को एक स्वीकृत स्तर को बनाए रखने, इसका देखिए क्या है कि बहुत सारे हमारे इंसेक्ट होते हैं जिनको मतलब जो हमारे चूसक कीट होते हैं जो हम इंसेक्ट को भी खा जाते हैं और ये हमारे प्राकृतिक के लिए भी फायदेमंद होते हैं। निशाना उन्हें पूरी तरह समूलन करना चाहिए, तो ये क्या है हमारे मतलब नेचुरल के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ठीक है ये, और नेक्स्ट है आपका केमिकल कंट्रोल। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण देख लीजिए। देखिए कीटनाशक कीट समस्या हल नहीं कर सकते हैं, कीटनाशक कीट समस्या हल नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि कीटनाशक कीट समस्या हल नहीं कर सकते हैं। देखिए जो हमारी इंसेक्टिसाइड दवाएं हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग हर ईयर्स में मतलब इस पे प्रकोप करते चले आ रहे हैं, फिर भी हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक क्या है कि पिछले 50 वर्षों में कीटनाशक उपयोग 10 गुना बढ़ गया। आप लोग देख रहे हैं कि आज की एक डेट में 50% या 50 वर्षों के अकॉर्डिंग ही इसका मतलब यूजेस अधिक किया जा रहा है, जबकि कीट क्षति में फसल का नुकसान 2 गुना हो गया है। और जबकि इस केस में क्या है कि आज की डेट में फसल में इसका नुकसान काफी 2 गुना हो गया है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण कारक जो मैं देखिए इसमें जो बहुत सारे कारक इसमें बताए गए हैं, जो मैंने आपको शॉर्टली कुछ तरीके से कुछ नियम्स उनको बताया है। और देखिएगा इसमें क्या है कि प्राकृतिक नियंत्रण कीटनाशकों के उपयोग के लिए बेहतर क्यों है। इसमें फर्स्ट है आपको लोगों के लिए सुरक्षा, यानी कि जो भी इंसेक्ट और डिसीजेस का उपयोग हो रहा है उसमें देखिए क्या है कि कृत्रिम कीटनाशक जल्दी से खाद्यान्न श्रृंखला और जल पाठ्यक्रमों में अपना रास्ता खोज रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि अधिकतर नेचुरल सिस्टमेटिक को बदलाया जा रहा है और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। मैंने इसको पूरी तरीके डिफाइन कर दिया है। अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी हेडिंग आपकी समझ में नहीं आती है आप इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।